तो नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल शेप्स, मतलब जो जो हम यूज़ करते हैं वो सारी बता दूंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। तो देखो, अब जो ट्रायंगल है उसमें पहली बात, सबसे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, जस्ट बाउंड्री। तो एस से भी डिनोट किया होता है इसको, क्योंकि फॉर्मूला भी होता है ना एक हीरोन्स फॉर्मूला करके, तो उसमें एस यूज़ करते हो, पर चलो हमने तो उसका यूज़ करना नहीं है अभी। फ़िलहाल के लिए एस इज़ इक्वल टू पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सारी साइड है ना। तो आपको ट्रायंगल में दिख रही होंगी आपको साइड्स। तो देखो, ये है कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आपको ऑलरेडी पता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ में, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब ये बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है? बेस तो चलो आपको पता है बेस ही होता है। हाइट जो होगी दैट इज़ नॉट जस्ट हाइट, दैट इज़ परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब है कि वो हाइट जो डायरेक्टली 90 डिग्री पे गिरेगी नीचे बेस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। बेस के ऊपर नहीं, बेस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, इसमें बेस कौन है, ये। तो आपको देखना है ट्रायंगल का टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है बेस से दूर। तो सबसे टॉप मोस्ट मतलब सबसे दूर यही है। यहाँ से एक लाइन सीधी गिरानी है बिल्कुल इस पर 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर गिरानी है बेस वाली लाइन के ऊपर या बेस के ऊपर। तो अभी तो बेस के ऊपर ही है पॉइंट, तो बेस के ऊपर गिरा दो। अब इसमें देखो, इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट ये वाला है, यहाँ से सीधी नीचे गिरा दो परपेंडिकुलर टू बेस लाइन, उसको बोलते हैं हाइट। दिस इज़ परपेंडिकुलर हाइट। टॉप मोस्ट पॉइंट सीधी नीचे गिरा दो, हाइट, बेस, ठीक है। तो ये आ गया बेस आपका, ये आ गई हाइट, बेस, हाइट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना अब इसका, बेस और हाइट। ये आ गया आपकी बेस और हाइट जो शो हो रही है। और वैसे मैंने बेस को बी ही लिखा हुआ है, बाकी साइडों को ए और सी कर दी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल शेप में आपको एक चीज़ पता लगी क्या, कि पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी, एरिया है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। और भी होते हैं एरिया के फॉर्मूले। सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए, और पहले से पता है, हम देख चुके हैं इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने इस वाले ट्रायंगल में देखो एंगल्स के नाम दिए हैं, तो इसके हिसाब से एंगल क्या आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस तीसरा एंगल है थीटा। सबका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये आ गया। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी फॉर्मूला वही होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस और हाइट हम इसकी आगे फाइंड करते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला लिख लो, √3/4 ए का स्क्वायर। तो हम यहीं वापस आके इसका फॉर्मूला देख लेंगे ऐसा क्यों बन रहा है, √3/4 ए का स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सारी साइडें बराबर होंगी, तो उस केस में साइड का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ साइड का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, जो भी आप साइड लोगे, क्योंकि साइड सब सेम होंगी, तो साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ओके, आगे देखो। अब आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको फाइंड भी करना आना चाहिए। सबसे पहली और सबसे मेन चीज़, सबसे पहले तो ये देखो कि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर, और सारे एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड ऐसा पॉइंट होता है जो सेंटर पे होता है, ठीक है। तो सारे मीडियंस को अगर आप क्रॉस करवाओगे तो जहाँ वो टच करेगा उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली इसका सेंट्रोइड थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, यहाँ जैसे आ रहा है कहीं, ठीक है। पर चलो कहीं भी ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है, आपको ये ए बी सी डी सब दिख रहे हैं, तो एक पॉइंट और ले लेते हैं ओ, ठीक है। इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो ए ओ और ओ डी होगी, ये तो आप समझ गए। तो अब देखो, दो चीज़ें निकालनी हमें निकालना है
ये सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस विच इज़ एक्स। तो देखो सेंट्रोइड को जो पॉइंट वर्टेक्स वाला पॉइंट जो है वहाँ से जो लाइन टच करेगी वो मीडियन ही होगी ना, तो ये मीडियन ही होगा जो आगे तक चल जाएगा। पर अच्छी बात ये कि अभी हमें इतनी आगे तक बनानी नहीं है, ठीक है। मीडियन क्या करता है वैसे, मीडियन का काम, मीडियन का नाम मीडियन इसलिए क्योंकि वो ट्रायंगल को बिल्कुल आधे आधे हिस्से में बांट देता है, बिल्कुल सेंटर से जाता है वो, ठीक है। ऐसा समझो कि अपोजिट साइड जो होती है उसके सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रहा होता है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मीडियन क्या करता है, मीडियन एंगल को तोड़ देता है। तो देखो ये बचा 30 डिग्री। वैसे इक्विलेटरल में कितना होता है ये पता ना आपको, 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एक चीज़ें याद रखने वाली हैं, जैसे ये लेंथ, मान लो लेंथ एल ली है तो मैंने सबकी एल ही ली है, तो ये वाली L/2 होगी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आप ट्रायंगल को देखो तो देखो पहली चीज़, इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि tan 30 जो है वो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, tan 30 इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि 90 डिग्री है। जैसे आपको कहीं 90 डिग्री दिखाई दे, आप ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज़ लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास tan थीटा की वैल्यू लिखनी थी हमने, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस L/2, ठीक है। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा 60 के साथ करके लिख देता हूँ। तो देखो बड़ा वाला एंगल 60 था, ये वाला है ना। तो अगर आप बड़ा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABD, अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो tan 60 है दैट इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय BD, which is equal to AD is height h divided by base is L/2, ऐसे ही आ रहा है। तो इसका मतलब हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, h। तो ये जो, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से इस इक्वेशन को, तो आपको पता चलेगा कि जो h की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू tan 60 इंटू L/2 विच इज़ √3L/2। तो ये आ गई पहली चीज़ जो हमारे काम की है, h आ गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने पहले लिख दी थी वो अब लिख देते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री के साथ देखो, तो ऐसे ही सेम टू सेम tan 30 के साथ क्या आ जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू, अब इसको ना x मान लिया मैंने, ये x साइड, x डिवाइडेड बाय फिर से L/2, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो, अच्छा x की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, x की वैल्यू लिखी है मैंने, मतलब नाम जो लिखा है वो है OD डिवाइडेड बाय L/2। तो टेक्निकली यहाँ पे OD की जो वैल्यू आएगी, मतलब x की वैल्यू जो भी आएगी वो कितनी होगी, वो होगी आपके पास tan 30 इंटू L/2। और tan 30 कितना होता है, √1/√3 होता है, तो 2√3 ये वैल्यू बन गई इसके पास। तो OD की वैल्यू आ गई L/2√3, ठीक है। इसी में एक और अच्छी बात होती है कि ये जो मीडियन होता है वो आपकी साइड, जो बीच वाला मीडियन है उसको, मतलब सेंट्रोइड जो होता है वो किसी भी मीडियन को, तीनों में से कोई भी मीडियन ले लो, उसको 2:1 में डिवाइड कर देता है। मतलब AO डिवाइडेड बाय OD, आप डायग्राम में देखो ध्यान से, दैट इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो अब याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी होगी वो मैं पीछे लिख देता हूँ, कहीं खाली जगह नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में
जो ओ डी है दैट इज एल बाय 2√3, जो ए ओ है दैट इज डबल ऑफ ओ डी। क्यों? क्योंकि ए ओ बाय ओ डी इज 2:1, इस वजह से। ठीक है, इसका मतलब ए ओ कितना आ गया, ए ओ आ जाएगा L/√3। तो ये ना आपको दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, एक और दो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मैं इसी में बता देता हूँ, वर्टेक्स से जो मीडियन की दूरी है वो होगी L/√3। ठीक है, मीडियन जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से साइड की दूरी वो होगी L/2√3। तो याद रखना, किसी भी वर्टेक्स से सेंटर की दूरी, सेंट्रोइड की दूरी L/2√3, सॉरी L/√3 होगी, और ये वाली दूरी उसका हाफ होगी L/2√3। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मीडियन है ए डी दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड जो भी ली है हमने, एल ली है तो एल लिखना पड़ेगा। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, तीनों नहीं चारों चीज़ें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हर ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलेटरल, जहाँ भी ट्रायंगल की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद होने से। मैग्नेटिक फील्ड में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। मैग्नेटिक फील्ड में तो 2-3 बार आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जितनी बार मर्जी यूज़ कर लो। ठीक है, तो हर जगह आएगा यहाँ। तो वापस यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। तो अब मैं चाहो तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख सकते हैं, बट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, मीडियन का मतलब होता है ऐसी लाइन जो सेंट्रोइड से क्रॉस करके जा रही है और ट्रायंगल को हाफ हाफ कर दे रही है, उसको मीडियन बोल देते हैं। तो ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, चाहे ट्रायंगल जैसा मर्जी हो। जैसे मान लो ये वाला ट्रायंगल देखो, इस पॉइंट से अगर मैंने मीडियन बनाना है तो बिल्कुल सेंटर से होके जाएगी ऐसे, मतलब अभी लगी नहीं पर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगी, हर एंगल को वो बाइसेक्ट कर देती है जिसके भी बीच से गुजरेगी। ठीक है, तो वो मीडियन हो गया। तो मीडियन इसको दो भागों में बांट रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री, ऐसे हो रहा है। हमने क्या किया, हमने इस ट्रायंगल का यूज़ कर लिया, बी और डी का। बी और डी का यूज़ करते ही tan 30 की वैल्यू देखो कितनी आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, उससे हमें ओ डी की वैल्यू मिल गई, ये ओ डी, ये पता था, ये भी पता था, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो दिस ओ डी इज़ एक्स, तो इसको लिख लेना आपने एक्स। ये वही एक्स है जो हमने फाइंड करना था। तो ये है क्या, एक्स इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम किसी भी साइड से, यहाँ से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, तीनों बराबर होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा दूसरा इज ए ओ। ठीक है, ए ओ निकालने के लिए क्या करना होता है, ए ओ जो होता है वो डबल होता है ओ डी का, मतलब ये वाली लाइन इज डबल ऑफ दिस, इससे दोगुनी है ये। तो अगर ये एक्स की वैल्यू आई है, ये देखो L/2√3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचा L बाय अच्छा ये लिखा नहीं है, वो पीछे लिखा था L/√3, वो बचेगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा ये √3L/2। ऐसे ही अगर आपने ए डी फिर भी निकालना ही है, ठीक है, तो ए डी निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, इस ट्रायंगल को ले लेना है। इस ट्रायंगल को लोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ tan 60 है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज, अब ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल, ये 60 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर ओ डी, ओ डी नहीं, ए डी डिवाइडेड बाय बेस विच इज़ L/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा √3L/2। अब देखो, अब ये वैल्यू पता लग गई ना आपको। अब वापस चलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो देखो यहाँ पे आके हमें पता चलेगा कि बेस इंटू हाइट ना, हाइट इज दिस √3L/2,
तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इज अंडर रूट 3l/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट देखो कितनी है, हाइट थी, ओह सॉरी, बेस तो एल है ना, ये हाइट है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट इज एल। तो यहाँ पे देखो हाफ ऑफ बेस कितना है, बेस इज योर एल था बेस तो, और हाइट कितनी आई है, अंडर रूट 3l/2, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो क्या वही बन गया, अंडर रूट 3/4l², मतलब साइड का स्क्वेयर। तो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे निकला था ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा है मैजिक ट्रायंगल। मैजिक ट्रायंगल तो क्या है, ऐसे ही है। मैजिक ट्रायंगल देखो, तो मैजिक ट्रायंगल में क्या करना होता है कि मैजिक ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा होता है ये बाकियों से, बाकी मैजिक जैसा तो कुछ नहीं होता साइंस में। तो देखो ट्रायंगल की सिचुएशन ये है कि इसकी ना ये वाली साइड होती है 3, 4, 5। ऑब्वियसली छोटी साइड 3 है, उससे बड़ी 4 है, उससे बड़ी 5 है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ जो एंगल आते हैं वो आते हैं 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। याद रखना 37 एंड 53, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। तो होता ये है कि जब भी आपको ना ये 37 और 53 दिखाई दे, ठीक है, तो उस केस में हमेशा रेशो 3, 4, 5 ही रहेगी। रेशो की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो एक लाइन लिख देता हूँ मैं, इफ एंगल्स आर 37 डिग्री, 53 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो चलो है ही है, 90 भी होना चाहिए साथ में स्पेशली, उस केस में रेशो ऑफ साइड्स मस्ट बी 3:4:5, मतलब छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने करस्पॉन्डिंग नहीं लिखा है, ये एक टाइप से ऐसे समझ लो अपोजिट साइड्स की बात हो रही है। तो ये हमेशा ऐसी रहती है। जैसे मान लो मैं डबल कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ। तो देखो 6:8:10, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, क्या इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। 2 कॉमन निकाल के काट दो तो क्या बचेगा, 3:4:5, यही बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल क्या होंगे, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। अब इस मल्टीपल में कोई भी होना वो सब चलेंगे, ठीक है। अब आपको याद कौन कौन से रखने हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको ये 4 तो पक्का ही याद रखने हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं। सबसे पहले 3, 4, 5, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। जिस पे भी पाइथागोरस का फॉर्मूला लग जाता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। 3, 4, 5 आ गया, इसको डबल कर दो, 6, 8, 10, जो भी है ये यहाँ पे, दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं, तो आ जाएगा 30, 40, 50। फिर इस वाले को कर दो 60, 80, 100। याद रखना ये चारों का काम क्या है, ठीक है, आपने याद ही रख लेना कि जैसे ही आपको एंगल दिखाई दिया 37 और 53, ओके, तो जो भी साथ में साइड दी होती है वो मैक्सिमम केसेस में, मतलब 100 में से 99.99 केसेस में वो हाइपोटेन्यूज ही होती है। कभी गलती से वो कोई और साइड दे देते हैं, वरना यही देते हैं, ठीक है। ऐसा समझ लो 100% यही देते हैं हर बार। तो क्योंकि एंगल बनेगा इसके साथ, ये देखो 37 किसके साथ बन रहा है, हाइपोटेन्यूज के साथ। 53 किसके साथ बन रहा है, हाइपोटेन्यूज के साथ। यहाँ तो एक्स और वाई एक्सिस होगी होगी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 37 और 53 जब भी दिया होगा तो आपको जो भी साइड दी होगी वो हाइपोटेन्यूज ही होगी। इसका मतलब वो 5 का मल्टीपल ही होनी है। इसका मतलब बाकी के दो बचे हुए 3 और 4 के मल्टीपल होंगे, सिंपल, ठीक है। अब देख लेते हैं यूज़ कैसे करते हैं। तो देखो नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें मैंने यूज़ करके दिखाया है।
क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है कहीं अजीबोगरीब डायरेक्शन में, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन हमें एक्स और वाई ज़रूर पता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको इसके कंपोनेंट करने हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी 37 डिग्री होगा या फिर 53 डिग्री होगा, तो उस केस में जो भी दिया होगा वो हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज मतलब 5 का मल्टीपल, तो जो 10 है वो किसका मल्टीपल होगा, 5 का। तो लिख देते हैं इसको 5 × 2, ठीक है। बाकी किसके मल्टीपल होंगे, 3 और 4 के, पर कितने से मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली 2 से ही करना पड़ेगा आपको। तो देखो कितना बन गया, अब आपको पता है ना 10 के दो कंपोनेंट क्या होते हैं, अगर 37 या 53 हो तो 6 और 8 ही होते हैं, तो देखो 6 और 8 बन गए। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो आपको आपने याद ही कर लिया, ठीक है। तो अब याद ही रखना है आपने इसको, 3 4 5 6 8 10 30 40 50 60 80 100, इनके इस रेशो के मल्टीपल में सारे वैलिड होंगे, तब भी एंगल यही दो रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है 10 के दो कंपोनेंट करने हैं, मेरे को वेक्टर रिजोल्व करने हैं, तो वो क्या होंगे, वो 8 और 6 ही होने हैं, क्योंकि हमने याद कर लिए, ठीक है। अब आपको देखना लगाने का है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा होगा वो 8 होगा, जो छोटा होगा वो हमेशा 6 ही होगा। अब आपको वेक्टर लगाने का भी तरीका आना चाहिए। देखो मान लो मैंने बोला कि एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, विच इज़ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियसली फिर वो ये दो लाइंस आ गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये होगा 45 डिग्री। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि भाई 30 डिग्री से छोटा ही होगा, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब आप ये बिल्कुल टू द स्केल लगा दोगे तो इसके कंपोनेंट अपने आप दिख जाएंगे आपको। देखो इसका ये वाला कंपोनेंट ये बना और ये वाला कंपोनेंट यहाँ बन गया, ओके। ये जो कंपोनेंट बने वो अपने आप बड़े और छोटे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। ऐसा ही मैंने यहाँ भी लिया हुआ है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये वेक्टर दिख रहे, इसके दो कंपोनेंट यहाँ बनेगा एक और एक यहाँ बनेगा, मतलब जो भी जिसके आप कंपोनेंट बना रहे हो वो एक टाइप से रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कंपोनेंट्स के रिजल्टेंट की तरह, ठीक है। तो 10 जो है, अब यहाँ है 10, यहाँ है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री छोटा एंगल है, छोटे एंगल के साथ बड़ी वाली साइड आएगी, ये याद रखना आपको, जैसे 8 न्यूटन, ठीक है। और इस तरफ ऑब्वियसली बड़ा एंगल है, बड़े एंगल के साथ छोटी वाली साइड आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी आपके पास क्या क्या, 10 की 8 और 6 बननी थी, 37 छोटा एंगल है, इसके साथ बड़ी वैल्यू आएगी 8 न्यूटन, और दूसरी तरफ आ जाएगी 6 न्यूटन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ कितना है, यहाँ है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन के दो टुकड़े होने हैं, ये तो बन गया 100 न्यूटन, ये तो बनना ही था, ये एम है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जब जिसके भी साथ एंगल दिया होता है वो हाइपोटेन्यूज ही होगी, या क्वेश्चन में जो दिया होगा वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो देखो अभी आपको पता है वेट कितना है, 100 न्यूटन, तो यही हाइपोटेन्यूज है। अब आपको पता है अगर 100 न्यूटन हाइपोटेन्यूज है तो इसके साथ दो क्या आने चाहिए, 60 और 80 आने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ जो एंगल है वो है 53 डिग्री, दिख रहा है आपको 53 डिग्री यहाँ पे, ये 53 डिग्री ना उठ के यहाँ आ जाएगा, क्यों आ जाएगा वो बात की बात है, वो हम लॉज ऑफ मोशन में देख लेंगे, अभी के लिए 53 डिग्री आ गया। आपको आंसर तो पता ही है ऑलरेडी, 80 और 60 बनने, वो आपने निकाल लिए। तो 80 और 60, 53 बड़ा एंगल है कि 37 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 53 बड़ा है, तो बड़े एंगल के साथ छोटी साइड आएगी, छोटी मतलब 60 न्यूटन, और यहाँ आएगा 80 न्यूटन। देखो बेशक बना नहीं है ये, क्योंकि 53 बना ही नहीं है, ठीक है। तो टू द स्केल नहीं बनाया, इसलिए आपको एंगल के हिसाब से देख के लगाने पड़ेंगे, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज इसका आंसर क्या होना था, अदरवाइज ये था एम जी, ठीक है, ये था थीटा, तो ये थीटा यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला जो आपने लिखा हुआ है 60 न्यूटन वो होता एम जी कोस थीटा, याद रखना थीटा के साथ वाली साइड कोस थीटा होती है, और यहाँ साइन थीटा है ना, तो यहाँ आता एम जी साइन थीटा। थीटा जितना दिया वो पुट करो, एम जी 100 दिया वो पुट करो, आंसर घूम फिर के फिर से यही आता 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन। तो बाकी का यूज़ करना हम इसको लॉज ऑफ मोशन में सीख लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो याद रखना 3 4 5 की रेशियो में जो भी ट्रायंगल होगा उसके एंगल्स हमेशा 37 डिग्री
53 डिग्री और 90 डिग्री ही होंगे, 90 तो होने ही है, ट्रिग्नोमेट्री तभी लगाएंगे हम उस पर, ठीक है, पाइथागोरस। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स में सर्कल पे। तो देखो सर्कल में मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, वैसे तो आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ये 3 लाइनें लगा सकते थे। एक होती रेडियस, ठीक है, एक होती कोड जो आपको ए बी दिखाई दे रही है, और जो सबसे बड़ी कोड होती है दैट इज़ डायामीटर, ठीक है। तो आपको इस सर्कल के बारे में वैसे तो सब कुछ पता ही है। पेरीमीटर, सबसे पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर में आएगा आपके पास, पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, तो सरकमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल भी आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई और रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये चौथा पांचवा पॉइंट था, पहला पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट रेडियस था। सबसे पहले रेडियस आएगा, रेडियस आपको दिख रहा है आर होता है, उसको रेडियस बोलते हैं। और इसी के हिसाब से मतलब डायमीटर भी आएगा, तो डायमीटर इज डबल ऑफ आर, तो पहला फॉर्मूला तो यही आ गया। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ए बी नाम की चीज है यहाँ पे, ए बी, ए बी इज कॉर्ड। ये कोड हम यहाँ और यहाँ देखते हैं, अगले 2 एग्जाम्पल जो बने हुए हैं उसमें। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है एंगल, ये आप ऑलरेडी देख चुके हो सर्कल के लिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो क्या आपको याद है कि 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन होता है जब आर रेडियस ऑफ सर्कल हो और आर्क की लेंथ भी आर ही बने, तो जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे उसको बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब ये कोड को फाइंड करना बताया मैंने, देखो कोड फाइंड करने के ना 2 तरीके हैं। पहला, थीटा यहाँ दिया हो सेंटर पे, तो ये सेंटर पे थीटा दिया हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री। जहाँ 90 डिग्री आता है वहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। आपको इस ए और बी की वैल्यू के बीच की लेंथ ढूंढनी है, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो थीटा तो आधा आधा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ थीटा बाय 2 आएगा, तो थीटा बाय 2 लिख देते हैं। तो यहाँ जो एंगल है दैट इज थीटा बाय 2। ऑब्वियसली फिर यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा बाय 2। ओके, तो अब देखो ये जो आर लिखा है ये है हाइपोटेन्यूज, और ये है एंगल थीटा। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा साइन थीटा होती है। कौन सा साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज आर साइन थीटा। कौन सी जगह, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ए से लेके सेंटर पॉइंट तक। सिमिलरली ये भी वही होगी आर साइन थीटा। तो ये देखो आर साइन थीटा आ गया। तो आपको याद रखनी है कि अगर एंगल बीच में दिया हो, ओ सॉरी थीटा नहीं है ये, थीटा बाय 2 है ना, क्योंकि हाफ कर दी ना, तो थीटा बाय 2 और ये भी कितना होगा, थीटा बाय 2। तो आपको याद रखना है ए बी की वैल्यू, अगर एंगल सेंटर पे दिया तो आंसर होता है 2 आर साइन थीटा बाय 2। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ ए बी। आर्क लेंथ नहीं, कॉर्ड लेंथ है ना, दिस इज कॉर्ड, ठीक है। आर्क लेंथ तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगला देखो, अब थीटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, थीटा कहीं और ही दे दिया, तो ये अजीब सी जगह पे दे दिया थीटा, जो भी बची हुई साइड थी वहाँ पे। अब इस केस में भी आपको वही करना है, इसके करो टुकड़े, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको थीटा के साथ वाली साइड ही पता करनी है, दैट इज आर कोस थीटा। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। वैसे मेन जो यूज़ होता है वो यही वाला यूज़ होता है, तो आपने ये याद रखना है। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी आर कोस थीटा। अब थीटा बाय 2 नहीं करना है ना, आर कोस थीटा। क्यों आई है, क्योंकि आपने वेक्टर के कंपोनेंट किए, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज थीटा एंड बेस इज आर कोस थीटा। तो याद रखना आपने। तो कोड की एक और लेंथ आ गई, अगर एंगल यहाँ दिए हैं जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू कोड लेंथ इज 2 आर कोस थीटा।
आप चाहो तो अपनी मर्जी से इसमें वैल्यूज़ पुट करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये सब कुछ आपको जाना पहचाना लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक होता है स्क्वायर, एक होता है रोम्बस। जो स्क्वायर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये भी होता है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देखो आपको दिख रहे होंगे इसमें 90 डिग्री, और आपको पता भी होगा। डायगनल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू √2l। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथागोरस लगती है यहाँ पे। देखो ये एल है, ये भी एल है, तो परपेंडिकुलर और बेस एल है, तो ये क्या होगा? √ऑफ एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर विच इज √2l, इसलिए डायगनल ये होते हैं। ठीक है, अच्छा, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी होते हैं, तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है इसका क्या होता है? 4l। और एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। दिस इज आंसर। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल इज, देखो 94 से कितने होते हैं? 360, तो 360 डिग्री। ओके, तो किसी भी चार साइडों वाली डायग्राम जो भी बनी होगी उसके सभी एंगल्स का सम 360 ही होगा। लेकिन याद रखना, चार साइडें होनी चाहिए और चार स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि ये लिया और फिर ऐसे करके बना दिया, वो नहीं। ओके, स्ट्रेट लाइन से कोई भी डायग्राम बनी हो जिसकी चार साइडें होंगी उसका एंगल ऑफ सम जो 360 ही होगा। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट वन इज रोम्बस। अब देखो रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सब एंगल इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो देखो थीटा और थीटा बराबर है, और अल्फा और अल्फा बराबर है, तो अपोजिट एंगल बराबर है। ठीक है, डायगनल्स आर अनइक्वल। ठीक है, बट बाइसेक्टर जरूर होते हैं। ठीक है, बट बाइसेक्ट जरूर करेंगे, तो मतलब इक्वल इक्वल होंगे। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं, पर चलो आगे देखते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका भी वही होगा, सारी साइड्स का सम, साइड्स को ऐड कर दो, वो पेरीमीटर बन। बाउंड्री एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बी और एच ही तो है। बेस इज लेंथ, अच्छा बेस लेंथ है, ये देखो यहाँ पे बेस को हमने लेंथ लिया और एच तो एच है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपने। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी रोम्बस होंगे ना, ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, सारी साइड बराबर होनी चाहिए और अपोजिट साइड भी पैरेलल होनी चाहिए। तो सभी स्क्वायर जो है वो रोम्बस होते हैं। सभी स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, इसलिए वो रोम्बस होते हैं। लेकिन ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर्स, याद रहेगा। तो आपने ये लाइन लिख लेनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस बट नॉट ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, लेकिन रोम्बस में तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर सारे रोम्बस होते हैं। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल बराबर। यस है, अपोजिट एंगल बराबर, तो इसलिए प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। अब चलते हैं अगले में। बिल्कुल इसका साइड बाय साइड आता है रेक्टेंगल। सब कुछ सेम होगा इसमें सिवाय एरिया और लेंथ वगैरह के। ठीक है, अच्छा, ये रोम्बस है कि स्क्वायर है कि नहीं है वो किस पे डिपेंड करता है? ये पहली 5 प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ये अगली वाली दो नहीं देखनी है आपने। ये एरिया, ये अलग चीज़ है। ठीक है, हमें बस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखनी थी, लेंथ वाइज एंगल वाइज उससे हम बताते हैं कि स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी क्या होगा? रेक्टेंगल होगा और उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो आपको पता है सारे की सारी साइड्स को बराबर ही तो करना है,
तो एल, दो एल होते हैं, दो बी होते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। फिर उसके बाद एरिया क्या होगा इसका, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अगर आप पैरेललोग्राम की बात करोगे तो उसका पेरीमीटर भी यही होगा, पर प्रॉब्लम ये है कि एरिया ये नहीं होगा, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, है ना, जो आपको दिख रही होगी कि बेस की वैल्यू मैंने एल ले ली हुई है, इंटू एच, तो एच ही रहेगा, ठीक है, ये है एच और ये है एल। फिर उसके बाद अगर रेक्टेंगल की बात करें तो आपको पता है ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इक्वल तो होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल भी होती हैं। इसमें जो अलग चीज़ है वो है ये, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ठीक है, एंड डायगनल्स आर आल्सो इक्वल। सभी जो डायगनल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। बस ये दो प्रॉपर्टी हैं जो इसको रोम्बस से अलग कर दे, सॉरी पैरेललोग्राम से अलग कर देती हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाकी पहली दो सेम है, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें पता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये भी हमें पता है, पर अपोजिट, पर इसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, नॉट ऑल एंगल्स आर इक्वल, सिर्फ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, तो ये अलग कर दिया, ठीक है। इसका मतलब रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, तो इस चीज़ को याद रखना है। डायगोनल की बात करें तो रेक्टेंगल में तो इक्वल थे ना, इसमें इक्वल नहीं होते, तो इसमें अनइक्वल लिख दो, ठीक है, अनइक्वल आ गया। तो ये था, क्या ये भी दोनों साइड्स चार चार साइडों से मिल के बनी है, मतलब डायग्राम, तो इसके भी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की देखो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो एक दो मैंने लिखी हुई हैं, जैसे ओनली टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओनली टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये वाली दोनों पैरेलल नहीं है। ओके, इसलिए लिखा है कि ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, मतलब अपोजिट साइड्स, सिर्फ ये वाली दो आपस में पैरेलल है, बस और कोई नहीं है। दूसरा, हाइट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हाइट होगा। सेम पैरेललोग्राम में भी यही था, दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस उसको हाइट बोलते हैं। रोम्बस में भी यही था, दो पैरेलल वाली लाइंस जो है उनके बीच का डिस्टेंस इज हाइट, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर की बात करते हैं, तो पेरीमीटर आपको अगर ट्रेपेजियम दिख रहा है तो उसमें ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ओके। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ, हाइट तो आनी आनी है, बेस इंटू हाइट होता है ना, बस यहाँ बेस नहीं आएगा, बेस की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स जो पैरेलल हैं उनका सम, ए प्लस बी, ये आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा इसका काम। उसके बाद आते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स, क्या ये फिर से चार साइडों वाली है, तो इसके भी सम ऑफ एंगल्स कितने होंगे, 360 बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेगुलर हेक्सागन। अब देखो रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स, सारी मतलब हेक्सागन है तो 6 ही होंगी, तो 6 की 6 साइड्स बराबर होती हैं। अच्छी बात यह है कि रेगुलर हेक्सागन है, इसलिए इसका जो डायमीटर होगा कहीं से भी ले लो आप, या डायगोनल, सॉरी डायमीटर नहीं, डायगोनल जो है वो 2a होगा, ठीक है। तो आपने बस ये चीज़ याद रख लेनी कि डायगोनल जो है वो 2a होगा, अपोजिट साइड्स से जो मैच करेगा वो, ठीक है। और क्योंकि सेंटर पे जो है वो 6 साइडें मिल रही हैं बिल्कुल बराबर बराबर से आके, इसका मतलब एंगल भी बराबर होंगे, तो ये सारे एंगल बराबर होते हैं 60 60 60। ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल एंगल कितना हो, 360 डिवाइडेड बाई 60,
ऑब्वियसली 6 ही बचेगा। ओह सॉरी, 360 डिवाइडेड बाय 6 पार्ट करने हैं तो 60 ही बचेगा ना, इसलिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, एक चीज़ तो लिखी दी है। ऑल साइड सबटेंड 60 डिग्री एंगल एट सेंटर। सिमिलरली ऑल रेगुलर पॉलीगन हैव इक्वल साइड एंड मेक इक्वल एंगल। मतलब रेगुलर की बात करूँ मैं, सिर्फ रेगुलर में एंगल भी सेम होगा सब कुछ, ठीक है। जैसे पेंटागन होता है, पेंटागन में ना 5 साइड्स होती हैं तो वो भी बराबर होती है ऐसे। तो जब उसमें साइड्स बराबर होती हैं तो इसका मतलब है कि एंगल सबटेंडेड भी बराबर होगा। तो यहाँ 360 के 5 पार्ट करने होते हैं, ये वाले ऐसे, ठीक है। तो यहाँ वे एंगल वो आएगा 360/5, तो वो जो भी बनता है वो आपका आंसर होगा। ओके, तो ये आपको ट्रेपेजियम के बारे में याद रखना है। ट्रेपेजियम की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं, हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल मान के इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे और बीच में रेक्टेंगल है, तो हम इसका एरिया निकाल देते हैं तो पूरे ट्रेपेजियम का आ जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा सकते हो। ओके, और आगे चलते हैं। रेगुलर हेक्सागन में एंगल्स 60 डिग्री बनते हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट वन इज क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब में आपके पास क्या क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जो कि आपको दिख ही रहा है। क्यूब ऐसा होता है, स्क्वायर क्यूब आपने खेला होगा ना क्यूब से। डाइस जो होता है वो लूडो का, वो क्यूब ही होता है। हाँ, उसकी आजकल एजेस जो राउंड की हुई होती है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, बट वो क्यूब है। क्यूब मतलब सारी साइडें, सारे फेस, जो साइडें तो नहीं बोल सकते, जो सारे फेस हैं वो सब बराबर होंगे। बराबर मतलब स्क्वायर होते हैं, बिल्कुल बराबर स्क्वायर। तो साइडें भी बराबर होंगी, एज भी बराबर होंगे, सारे कॉर्नर पे जो एंगल बन रहे हैं वो भी बराबर होंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, आप चाहो तो गिन सकते हो, 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, और 4 सीधी खड़ी हैं, होगी 12। तो ये आ गया। 8 कॉर्नर होते हैं, गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 6 फेस होते हैं, फेस मतलब ये स्क्वायर, 1 2, नीचे वाला 3, इस तरफ वाला 4, ये ऊपर वाला 5 और ये पीछे वाला 6, ठीक है, 6 हो गए। टोटल सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो कितने स्क्वायर आए इसमें? 6 आए ना। तो देखो ये ओपन करके मैंने ऐसे बनाया, इस डब्बे को आप बंद कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे डायग्राम बनाना एक, ठीक है, उसकी कटिंग करना है यहाँ से ऐसे करके, ये काटना, और जब आप जोड़ोगे तो बिल्कुल क्यूब बन जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6 फेस हैं तो मतलब 6 स्क्वायर है, तो 6a² सिंपल। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ दीवारें दीवारें। तो अपने कमरे को एक डब्बा मान के चलो और उसको सॉल्व करके देख लो। तो कर्व्ड सरफेस का एक और मतलब भी होता है, कई बार पूछा होता है, जैसे बॉक्स विदाउट टॉप एंड बॉटम, मतलब ऐसा कमरा जिसमें छत और नीचे ना हो, या फिर ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें सिर्फ किनारे ही हो, दीवारें हो, मतलब साइड वाली, ऊपर नीचे कुछ ना हो, ठीक है वो। तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे वाले कैंसिल कर दो, कितने बचे? 4, 4 बचे हैं, तो 4a² आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा बॉक्स विदाउट टॉप, मतलब एक डब्बा बनाया जो ऊपर से है ही नहीं जिसका ढक्कन, ठीक है। जैसे कि जैसे कि जैसे कि आप माचिस की डिब्बी देखिए, वैसे तो क्यूबॉइड टाइप होगी, लेकिन पर वैसे ही मान लो ऊपर से ढक्कन नहीं होता ना, जैसे निकाल लोगे उसको तो इसका मतलब कि कितने आएंगे? बॉक्स विदाउट बॉटम ओनली, या बॉक्स विदाउट टॉप ओनली। तो एक चीज़ कम करनी है, तो मान लो एक कम कर दी तो कितनी बची? ऑब्वियसली 5 बची। तो आंसर आएगा 5a², इन दोनों का 5a², ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि एक कमरा है जो क्यूब है, उसकी दीवारों पे भी कलर करना है और उसकी छत पे भी कलर करना है, बॉटम पे कुछ नहीं करना है। तो बॉटम बच गया, एक स्क्वायर बच गया, तो 5a² ही होगा ना आंसर, तो आंसर आ गया। वॉल्यूम, देखो एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है कितनी शीट लगेगी उसको कवर करने में, कवरिंग करनी है उसकी बाहर से, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना उसको भरा जा सकता है, मतलब कितना फिल कर सकते हैं उसमें मटेरियल, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ओके,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। कोई भी साइड अगर आप एल ले रहे हो तो एल का क्यूब, ए ले रहे हो तो ए का क्यूब। अब इसमें दो और चीज़ें अच्छे से याद रखनी है आपको। एक होता है फेस डायगनल। फेस डायगनल का मतलब होता है किसी एक फेस का जो डायगनल होगा वो कितना होगा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगनल क्या होता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले किया, √2l होता है, ठीक है। फिर उसका बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का मतलब है एक कॉर्नर से बॉडी के क्रॉस करते हुए, बॉडी के सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरे कॉर्नर तक जाना। तो एक लेंथ और एक और लेंथ, इन सब का जो पाइथागोरस बनती है वो आपके पास बनेगी अंडर रूट ऑफ एक एल का स्क्वायर प्लस दूसरे एल का स्क्वायर प्लस तीसरे एल का स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस का स्क्वायर, वाई एक्सिस का और जेड का, ठीक है, तीनों सेम सेम थी। तो आंसर आएगा √3l। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्यूब होता है। क्यूब में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सारी साइडें बराबर होंगी, सारे फेस भी बराबर होंगे एक जैसे। 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइड, इसी का दूसरा भाई है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास क्यूबॉइड को अगर आप देखोगे तो क्यूबॉइड एक डब्बे जैसा लगता है, ऐसे अजीब सा डब्बा, जैसे ईंट होती है वैसे समझ लो, ठीक है। तो एक ईंट है वो भी क्यूबॉइड ही होती है। तो उसकी ना 6 फेस होते हैं। फेस का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कमरा है तो उसके किनारे, ईंट है तो उसका जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है उसको फेस बोल देंगे। तो 6 फेस होते हैं, देखो, ऊपर नीचे इधर और आगे पीछे, है ना। तो ये आ गया। सिमिलरली 4 साइडें आर पैरेलल एंड इक्वल, ओनली 4 4 साइडें इक्वल एंड पैरेलल होती है। देखो आपको मैंने लाइन लगा दी है वैसे तो, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है सब। जितनी भी पैरेलल साइड्स होंगी वो सब इक्वल होंगी, जितनी भी पैरेलल साइड्स होंगी वो सब इक्वल होंगी, जितनी भी पैरेलल साइड्स होंगी वो सब इक्वल होंगी, ठीक है। तो ऐसे करके नेक्स्ट 6 फेस 12 एज 8 कॉर्नर सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया देखो, इस डब्बे को मैंने खोल के ऐसे बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ट्रायंगल दिख जाएगा, या तो आप याद ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। इस डब्बे को खोलोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो L/B, ये नीचे वाला बेस है और इसके ऊपर वाला बेस यहाँ पहुँच गया है, खुल गया ना डब्बा पूरा। ये आ गई साइड की दीवारें आमने सामने वाली, और ये आमने सामने वाली साइड है, ठीक है। तो देखो इसमें L/H लिखा है, मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, मतलब ये सीधी खड़ी वाली है ये वाली, और एक पीछे वाली। पर आपको पता लग गया कि इतने तो हैं ही हैं, 1 2 3 4 5 6 तो है ना। तो यहाँ 6 नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे सभी का मल्टीप्लीकेशन। टॉप एंड बॉटम पे L/B है, ठीक है, प्लस यहाँ साइड पे देखो B/H है, तो B/H इंटू H/L, ठीक है, ये आगे। और ये सब है कितने, ये हैं 2 टाइम्स, मतलब डबल डबल है, आगे पीछे, आगे पीछे तो नहीं बोल सकते, आमने सामने, ठीक है। फिर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑब्वियसली वही सेम टू सेम। दीवारें, ओनली दीवारें, तो ओनली दीवारों में क्या होगा, ऊपर और नीचे वाला नहीं होगा तो L/B काट देते हैं, तो आंसर बचा 2 × BH + HL, ये आ गया आंसर। फिर उसके बाद यही सेम क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बॉक्स विदाउट टॉप एंड बॉटम, एक ही बात है। छत और फ्लोर उड़ा दिए तो कमरा खाली दीवारें ही बचेगी ना, वो है। अगला है बॉक्स विदाउट टॉप, मतलब ढक्कन उड़ाया सिर्फ, तो एक ढक्कन उड़ा दो, ये वाला उड़ा दो L/B, तो एक L/B उड़ाओगे तो कितना बचेगा, देखो L/B + 2 × BH + HL, ठीक है, ये बन गया आपका आंसर। एक L/B उड़ा दी, बाकी तो सब सेम ही है, देखो बाकी सब इसकी तरह। फिर उसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब है तो सारी साइडें बराबर नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो L/B × H। मैंने बताया वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कितना मटेरियल भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वन इज बॉडी डायगोनल। अब इसका बॉडी डायगोनल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर आप कर सकते हो।
वैसे मेरे ख्याल से तो मत ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे डायगोनल अलग होंगे, बॉडी डायगोनल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि क्यूब की ज़रूरत पड़ती है, क्यूब के बॉडी डायगोनल की, ठीक है। तो ये शायद वहीं से लिखा रह गया, तो इसमें बॉडी डायगोनल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। निकालने को आप निकाल सकते हो, 3 एक्स वाई जेड आपको देखने पड़ेंगे कहाँ जैसे आ रहे हैं, तो वो ज़्यादातर तो यही आएगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का रूट है ना, इस टाइप का कुछ। नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। सिलेंडर में फिर से वही सेम ही चीज़ें आ जाएंगी सारी की सारी। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर ऐसे इस शेप का दिखाई देगा, इसको हिंदी में बेलन बोलते हैं। वैसे कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऐसी होगी, जैसे कंडक्टिंग वायर को भी हम ऐसे ही बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया और ये बीच में मटेरियल। अगर ये कागज़ से बनाएंगे तो आप इसको यहाँ कट लगा के इसको ऐसे खोल के देख सकते हो, बीच में निकलेगा रेक्टेंगल, ऊपर निकलेगा सर्कल, नीचे भी निकलेगा सर्कल, ठीक है। ये ढक्कन, ये वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन, आपने देखे होंगे कैन, वो पेप्सी वगैरह के जो कैन आते हैं छोटे छोटे, वो है। तो वो सिलेंड्रिकल टाइप ही हो गए, ठीक है। थोड़े बहुत कर्व्स को इग्नोर करो उनके। तो ये मैंने दिखाने के लिए बनाया हुआ है कि ऊपर जो एरिया है वो है सर्कल, नीचे जो है वो भी है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल को अगर इग्नोर करेंगे तो जो कर्व वाला पार्ट बचता है, दैट इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस वन इज कर्व्ड सरफेस एरिया। इस कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे ही यहाँ से कट लगाया और खोला तो ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई। रेक्टेंगुलर शीट में क्योंकि ये सर्कल की सरकमफ्रेंस ही थी, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कटने के बाद भी तो वही रहेगी ना, इसलिए यहाँ लिख दिया 2πr। और जो लेंथ है वो एल दी हुई है, तो लेंथ आ गया, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से इसका एरिया निकाल सकते हो। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, एक तो ये पूरा डब्बा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। डब्बे का एरिया कितना है, 2πr। रेक्टेंगल है ना ये, तो लेंथ इंटू विड्थ होगी, और विड्थ है इसकी एल। उसके साथ प्लस करना है आपको πr² प्लस πr², तो इसको मैं 2πr² लिख दूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला ऐसा लिखा होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr कॉमन निकाल लिया होता है, अंदर बचता है r प्लस एल। दिस इज और आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ कर्व वाला, तो यही होगा 2πr_l, बस इतना सही है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो मान लो मैंने एक सिक्का रखा है यहाँ पे, तो उसका एरिया होगा πr²। एक और रख दिया उसके ऊपर, तो उसका एरिया, एरिया नहीं मतलब मिला के जो मटेरियल होगा वो कितना लग गया, डबल लग गया πr² का। ऐसे ही ट्रिपल लग गया, ट्रिपल लग गया, ऐसे करते करते वो पूरी एच हाइट तक चढ़ गया। तो फिर एच हाइट तक चढ़ के मटेरियल कितना आया, क्या वो πr² इंटू हाइट हो गया, मतलब हाइट ही तो ऐड, हाइट ही तो मल्टीप्लाई करना है साथ में, तो आंसर होता है πr²h। तो आपने ये याद ही रख लेना, बड़ा अच्छा सा होता है आसान सा, πr²h ओनली, ठीक है। तो और आगे चलते हैं।